हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो हम कंटिन्यू करने वाले अपनी मार्गदर्शन सीरीज को। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को। हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में बेसिक बेसिक क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में मेन और वुमेन कितने परसेंट में एम्प्लॉयड है, या फिर हम देखेंगे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कैजुअल वर्कर्स है या रेगुलर वर्कर्स है। ये सारा का सारा कुछ आज इस चैप्टर में खत्म करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इन बेसिक कंसेप्ट्स को हमें पहले क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्कर। अब ये वर्कर क्या है? वर्कर हर वो पर्सन है जो अपने काम से, अपनी सर्विसेज से देश की इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करता है। सो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी बाय हिज और हर सर्विसेज। जैसे अब मैं एक टीचर हूं तो मैं एक वर्कर हुआ, तो मैं अपनी सर्विसेज से देश की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो मैं एक वर्कर हो गया। उसी तरह से मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो अपने काम से देश में वैल्यू ऐड कर रहा है। कोई डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी है पर्सन जो अपने काम से देश की जीडीपी में वैल्यू एड ऑन करता है, उसको वर्कर कहेंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क इज नॉट गेटिंग वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। बंदा काम करना चाहता है, उसको काम ही नहीं मिल रहा, उस पर्सन को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग विलिंग है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज पे, पर उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा। मतलब काम की डिमांड है बट काम की सप्लाई जो है वो नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो वर्कर नहीं आते जो खुद ही काम नहीं करना चाहते। मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई कहे ना कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो कहना नहीं जी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो बंदा खुद ही काम नहीं करना चाहता उसको बेरोजगार क्यों हम कंसिडर करें। अब उसके बाद वर्कर्स की बात है, तो वर्कर्स के केस में हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है वर्कर्स की। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स है जिन्होंने खुद को काम प्रोवाइड किया होता है। जैसे फार्मर हो गए या फिर कोई शॉपकीपर हो गए, इनका खुद का बिजनेस है या फिर अपने खुद के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर हो गया, फाइन। कोई मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, उसने खुद का ऑफिस खोला हुआ है। ओके। देन हायर्ड वर्कर्स। अब हायर्ड वर्कर वो कैटेगरी होती है जो कि दूसरे बंदों के लिए काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉइज। ओके। और उनको अपने काम के लिए क्या मिलती है? या तो वेजेस मिलती है या सैलरीज मिलती है। वेजेस किनको मिलती है? अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें, वेजेस मिलती है वो बंदों को जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, दिहाड़ीदार। और सैलरीज मिलती है जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं, उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। तो दे गेट वेजेस एंड सैलरी एज देयर रिवॉर्ड। जैसे अब टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा? उसके बदले सैलरी मिलेगी। तो वो क्या हो गए? एक हायर्ड वर्कर की कैटेगरी में आ गए। अब अगर हायर्ड वर्कर की बात करें तो हायर्ड वर्कर्स की भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। तो उसमें पहली कैटेगरी है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स ऐसे वर्कर्स हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, जिनको दिहाड़ीदार मजदूर के नाम से हम जानते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते। जिस दिन आपको दिहाड़ीदार मजदूर की रिक्वायरमेंट है उस दिन आप लगाओगे उस बंदे को, और जब आपका काम खत्म एंड देन उनको जॉब से चेंज कर दिया जाएगा। और इनको किसी भी तरह का कोई भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे पीएफ नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती। एक सिंपल सी बात समझो, मान लो आप सपोज अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो। अब घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लेबर को अपॉइंट कर दिया। अब लेबर जब तक आपका घर बन रहा है तब तक तो लेबर काम करती रहेगी। जैसे ही मान लो आपका घर का काम कंप्लीट हो गया तो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट आपसे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या आप लेबर को, जो उनको लेबर की पैसे दे रहे हो, उसके अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दोगे? प्रोविडेंट फंड दोगे उनका? नहीं दोगे। क्या उनको कोई पेंशन लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्या आप उनको कोई इंश्योरेंस करके दोगे? नहीं करके दोगे। दैट मीन्स कैजुअली हायर्ड वर्कर ऐसे वर्कर्स है जिनको कोई भी किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हम नहीं प्रोवाइड करते। फिर आते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो परमानेंट पे रोल पे होते हैं और इनको हर तरह की सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि कोई भी पीएफ हो गया, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई, इंश्योरेंस हो गई। ये सभी तरह के जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं रेगुलर वर्कर्स को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक टीचर अगर टीच कर रहा है तो टीचर को पीएफ भी मिलता है, टीचर की पेंशन भी लगती है, चाहे वो प्राइवेट में या चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है। आप
जो न्यूली हायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन नहीं लगती, बट पीएफ वगैरह सभी का कटता है। देन हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का क्या मतलब है? देखो, लेबर सप्लाई का मतलब है कि एक पर्सन कितने घंटे के लिए काम करता है उस पर्टिकुलर वेज रेट पे। मान लो सपोज मैं 8 घंटे दिन के काम करना चाहता हूं, लेट्स से, ओके, और मेरे को 8 घंटे काम करने के लिए एक दिन के मिल रहे हैं 2000 रुपए। तो 2000 रुपए के लिए मैं 8 घंटे की अपनी लेबर सप्लाई करने को रेडी हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर corresponding to a particular wage rate। तो 2000 रुपए के लिए आई एम रेडी टू सप्लाई माई लेबर। फाइन। नाउ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। यूजुअली देखा जाए तो मैन आवर ऑफ वर्क होता है 8 घंटे का होता है, 8 आवर्स अ डे। जितने बड़े मर्जी कॉर्पोरेट्स वगैरह में देख लो तो 8 घंटे का टाइम पीरियड होता है, जिसको कहते हैं एग्जाम्पल 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन डे। एक दिन के लिए कितने घंटे? 8 घंटे। एंड ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। जितना वेज रेट होगा उसके हिसाब से लेबर सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे। अब मान लो सपोज किसी को पैसा कम मिल रहा है तो वो कहेगा यार इतने पैसे में तो मैं इतना घंटे काम कर सकता हूँ। इस तरह से बात बन सकती है? नहीं बन सकती। और इसके अलावा जो अगला कंसेप्ट है हमारा वो है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या है? लेबर फोर्स में क्या होता है? इट रेफर्स टू द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड हु आर विलिंग टू वर्क। ये होता है लेबर फोर्स का मतलब। इसका मतलब हो गया कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और कितने लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, दोनों को टोटल करेंगे देन हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा? लेबर फोर्स। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। जैसे जो लेबर सप्लाई है वो वेज रेट से रिलेटेड होती है, लेबर फोर्स वेज रेट से रिलेटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में मान लो सपोज 100 लोगों की लेबर फोर्स है, ओके। अब 100 लोगों में से 80 बंदे एक्चुअल में काम कर रहे हैं और 20 बंदे ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, और ऐसे 20 बंदे क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड बंदे होंगे। नेक्स्ट समझते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि ये वो बंदे होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो वर्कफोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्संस हु आर नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लेबर फोर्स कितनी है? 100 की है, और हमारी जो बंदे जो काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिला हुआ वो कितने हैं? 20 है। तो हमारे पास एक्चुअल में वर्कफोर्स कितनी हो गई है? 80 वर्कर्स की वर्कफोर्स हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ फ्रॉम हियर वी गेट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ये फॉर्मूला गलत हो गया, यहाँ पे लेबर फोर्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? वर्क फोर्स आएगा। तो लेबर फोर्स हमारी कितनी थी? 100 की थी। वर्क फोर्स हमारी कितनी थी? 80 की थी। तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी आ जाएगी? 20 की आ जाएगी। तो कितने लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिला हुआ? आंसर इज 20। और उससे हम क्या निकालते हैं? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हैं। अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड। तो कितने पर्सन अनएम्प्लॉयड है? 20। साइज ऑफ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का साइज कितना है? 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल किया, हमारे पास कितना परसेंट आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट 20% आ गया। तो इस तरह से हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं। पर एक और जो डेफिनेशन है इसके साथ रिलेट करता है वो है पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट क्या है? इसमें ये रेशियो निकाला जाता है कि कितने लोग टोटल पॉपुलेशन के में से एक्चुअली काम कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग। तो हमारी टोटल वर्कफोर्स कितनी थी? 80 की थी। और लेबर फोर्स कितनी थी? 100 की थी। मान लो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 200 लोगों की है। तो हमारा पार्टिसिपेशन रेट कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आंसर विल बी 40%। तो हमारे 40% लोग जो है एक्चुअल में काम कर रहे हैं। बाकी के जो 60% लोग हैं वो क्या है? डिपेंडेंट है। किनके ऊपर? जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। पर दिमाग में ना एक ना क्वेश्चन निकल के आता है, हम पढ़ते ही क्यों हैं इनके बारे में, और लोग काम करते ही क्यों हैं? लोग को काम करना क्यों जरूरी है? देखो, पहली बात तो जब भी कोई पर्सन काम करता है तो वो अपनी अर्निंग को के लिए काम करता है। सस्टेन करने के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करोगे तो तभी तो पैसा मिलेगा। पहले तो ये हो गया। और एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एस्टीम क्रिएट होता है। सेल्फ एस्टीम कैसे क्रिएट होता है?
हमने बिजनेस स्टडी में ना मैस्लो की एक थ्योरी पढ़ी थी, हायरार्की थ्योरी, कि हम पहले बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, फिर सोशल नीड्स को पूरी करते हैं, उसके बाद हमारी जो नीड्स है बढ़ती रहती हैं, एंड देन फाइनली हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। और जब बंदा काम करता है ना, अल्टीमेटली उसका सेल्फ एस्टीम ग्रो करता है। कैसे सेल्फ एस्टीम ग्रो करता है? देखो, बंदा काम करेगा, पैसा मिलेगा, पैसे में उसको साथ साथ प्रमोशन मिलता रहेगा, प्रमोशन मिलेगा तो उसका पोस्ट बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा तो बंदा अंदर से खुश होगा, देखा मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रेजिंग जो है वो क्रिएट होती है। एंड मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो बाजार से जाके कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और बाजार से खरीदेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा जीडीपी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। क्या जरूरत है वर्किंग पीपल के बारे में स्टडी करने के लिए? सबसे पहले हमें पता लग जाता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स की। जो बंदा काम कर रहा है, एक तो उनका नंबर पता लग जाएगा कि कितने बंदे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि हमारे 200 की पॉपुलेशन में से एक्चुअल में कितने बंदे काम कर रहे हैं? 80 बंदे काम कर रहे हैं। दैट मीन 120 बंदे जो होंगे वो 80 बंदों पे डिपेंडेंट है। तो क्वांटिटी पता लगी नंबर की, और क्वालिटी, जितना ज्यादा डिपेंडेंसी होगा काम करने वाले लोगों पे, उतना ज्यादा क्या दिक्कत होगा? उतना ज्यादा लाइफस्टाइल पुअर हो सकता है। अगर ज्यादा लोग काम करेंगे और कम लोग डिपेंडेंट होंगे तो लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। देन इट हेल्प्स टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे प्राइमरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने लोग काम कर रहे हैं, टर्शरी में कौन सी जो चीज है, कौन सा जो सेक्टर है वो ज्यादा काम प्रोवाइड कर रहा है, कौन से सेक्टर में कमी है, कौन से सेक्टर में वर्क करने की जरूरत है, कौन से सेक्टर में सरकार जो है वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकती है, नए प्रोग्राम्स लेके आ सकती है। प्लस इट हेल्प्स टू एनालाइज मैनी सोशल इश्यूज सच एज कितने लोगों को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है लोगों का, क्या वो हेल्दी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, फीमेल जहाँ पे काम कर रही है क्या वहां पे सेफ एनवायरनमेंट है उनके लिए, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, मतलब क्या उनको मिनिमम वेजेस मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारी चीजें। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो बंदा काम करके करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करके आया है, काम करने के लिए रेडी है, उनको कैसे प्लान करना है, मतलब काम की डिमांड और काम की सप्लाई को किस तरह से हमने मैनेज करना है। तो इसलिए हम वर्किंग पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ डेटा देखते हैं। नाउ साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इंडिया में वर्कफोर्स का साइज कितना है? 473 मिलियन, दैट मीन 47.3 करोड़ राइट नाउ इज द साइज ऑफ वर्कफोर्स। ये वेरी करता रहेगा डेटा, बुक्स टू बुक्स वेरी करेगा, तो आपको कोर डेटा याद नहीं करना, बिकॉज डेली आप देखो किसी ना किसी को काम से निकाला गया होगा, किसी ना किसी को नए को काम पे रखा गया होगा, कोई ना कोई बंदा रिटायर होगा, तो आप क्या डाटा को याद कर सकते हो? आंसर इज नो। तो हमें एक ब्रीफिंग सी करनी है। तो हमने देखना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, और यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स है, बट ऑन विच बेसिस? मेल फीमेल, रूरल अर्बन, जेंडर के अकॉर्डिंगली। ये हो गया, हम जेंडर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, और ये हम रीजन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। अब अगर जेंडर के अकॉर्डिंगली देखें तो 77% जो है वो मेल वर्कफोर्स है, और 23% क्या है? फीमेल वर्कफोर्स, और 75% रूरल एरिया में काम कर रहे हैं जो वर्कफोर्स है, मतलब जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं, और 25% कहाँ पे काम कर रहे हैं? अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। नाउ देयर इज नो नीड टू क्रैम दैट डेटा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जर्वेशंस कि क्या क्वेश्चन जो है इस डेटा से निकल के आ रहे हैं। तो इस डेटा से हमारे पास दो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में क्यों काम कर रहे हैं, पहला तो ये। और दूसरा डेटा निकल के आता है कि विमेन वर्कफोर्स जो है वो इतनी कम क्यों है। फर्स्ट इज व्हाई बल्क ऑफ पॉपुलेशन इज रूरल बेस्ड एंड व्हाई परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर स्टिल लो। अगर मैं फीमेल वर्कफोर्स की रूरल और अर्बन एरिया में बात करूं तो रूरल एरिया में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें सिर्फ 25% जो है वो फीमेल वर्कफोर्स है, और अर्बन एरियाज में ये कितनी है? 20%। मान लो अगर रूरल एरिया में 100 लोग काम करते हैं तो 100 लोगों में से सिर्फ 25 जो है वो विमेन है, और अर्बन एरिया के केस में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें तो सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी है, जिसमें सिर्फ 20 विमेन दे आर वर्किंग। ओके, सो ये क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए, इनके आंसर्स हमें बताने हैं कि क्यों मेजोरिटी लोग जो है वो रूरल एरियाज में काम करते हैं, बिकॉज रूरल एरिया काम प्रोवाइड करता है।
रूरल एरिया में मेजोरिटी जो काम है वो किस चीज का है, वो है एग्रीकल्चर का। और क्या अभी भी काफी सारा हमारा एरिया जो अर्बन एरिया, नहीं, ऑलमोस्ट 66% हमारा अभी भी एरिया जो है वो रूरल एरिया। और रूरल एरिया में मेजोरिटी काम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में, मतलब प्राइमरी सेक्टर में अभी भी काफी सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। सो दैट मीन्स ये तो हमें आंसर पता लग गया। ओके, नाउ व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स स्टिल लो? फीमेल वर्कर का मतलब जो वर्कफोर्स में जो नंबर है अभी भी कम क्यों है? देखो, पहली बात तो इंडिया में ना एक ना जो बहुत ही बड़ी जो सोशल इशू चलता है वो है फीमेल को एजुकेट नहीं करना। पहली बात, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि यार पढ़ो, पढ़ा के क्या करना लड़कियों को, उनको एजुकेशन देंगे तो रिश्ता नहीं आएगा अच्छा, ऐसे ऐसे चीजें समझते हैं। नाउ डिपेंडेंट ऑन फैमिली डिसीजन, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के डिसीजन फैमिली पे डिपेंड करते हैं। फैमिली ने कह दिया कि यहाँ पे दूर जॉब करने नहीं जानी, फीमेल जॉब कर सकती है, डिग्री ले ली है, चलो पढ़ाई भी कर ली, जॉब कहीं और लग रही है, फैमिली ने मना कर दिया, जॉब गई। उसके अलावा रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, तो कई बार ना रूरल एरिया में पॉवर्टी को कंपनसेट करने के लिए जो फीमेल होती है वो छोटे छोटे ऑड जॉब्स में काम करना शुरू कर देती है। अब जब वो छोटे छोटे ऑड जॉब्स में काम करती है तो उनको आप समझ सकते हो कितना पैसा जो है वो मिलता होगा। अगर अच्छे काम में करेगी, पढ़ लिख के करेगी, अब एजुकेटेड होगी, पढ़े लिखेगी, अच्छा खासा स्किल होगा, कोई एफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली पैसा भी अच्छा मिलेगा। पर अर्बन एरिया में ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। रूरल एरिया में क्या होगा? रूरल एरिया में तो यही है ना कि कम पढ़ाया तो कम सैलरी वाला जो काम है वो मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन में से एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमने क्या निकाला था डेटा, 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये हमने किया था 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया था 40%। तो हमारा पार्टिसिपेशन रेट, हमने जो अपना एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल क्रिएट किया था उसमें 40% आ गया था। पर जो एनसीईआरटी हमें डेटा देता है, मैं फिर से बता दूं, डेटा को मगअप नहीं करना आपने, आपको डेटा दिया होगा क्वेश्चन में और उस डेटा को ही आपने यूटिलाइजेशन करना है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, तो जेंडर मैन रूरल एरिया में कितना वर्कफोर्स है 51.7%, अर्बन एरिया में कितने हैं 53%, और ये टोटल कितना बन रहा है 52.1%। एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन इन रूरल एरिया 17.5%, 14.2% एंड 16.5%। और ये हमारा आ गया टोटल पार्टिसिपेशन रेट 34.7%। इसका मतलब ये जो डेटा है ना, ये क्या शो करता है हमें? ये शो करता है कि हमारे टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 34.7% पर जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं, वही वर्कफोर्स में है, बाकी सभी के सभी डिपेंडेंट है, सभी के सभी। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली इस डेटा से, वो देखना है। सबसे पहले क्या कंक्लूजन निकलते हैं, वन इज हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब मैं इस टेबल को फिर से लेके आता हूँ। टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि 34.7% लोग जो है वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैं टोटल का निकाल दिया, और बाकी क्या होंगे डिपेंडेंट होंगे। अब डिपेंडेंट कौन है? अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो 1 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे और 65 ईयर प्लस जो लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन 15 टू 65 ईयर्स तक की एज वाले लोगों के ऊपर, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इसमें से अगर मैं कहूँ 15, 16, 17, 18, इंडिया के केस में 19 तक, 20 तक, इवन 21 तक बच्चे काम नहीं करते क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करते हैं। हमारे ऐसा कल्चर नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी है जैसे अब्रॉड में चलता है। तो वो भी क्या होता है डिपेंडेंट होता है, किनके ऊपर डिपेंडेंट होता है? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कमाने वाला एक है, खाने वाले घर में 4-5 जने हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होगा। ये हर केस में नहीं होता, एक्सेप्शनल केस हर जगह पे, जिनके पास पैसा अच्छा खासा होगा उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, कमाने वाला एक है। बट मेजोरिटी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफर करते हैं हाई डिपेंडेंसी रेशियो की वजह से। देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। देखो रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, लोग काम बहुत करते हैं, जॉब्स बहुत है,
जैसे कि हमने पहले डेटाज में भी देखा था। बट द क्वेश्चन इज, क्या रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आती है? कितना % जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते होंगे? जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है रूरल एरियाज का। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 16, 17, 18%, ये वेरी करता रहता है। 42% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है सिर्फ 16-17% के अराउंड, विच मीन्स कि जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है, जो पर कैपिटा है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, दैट इज क्वाइट लो। तो उससे क्या दिक्कत आती है? लोअर प्रोडक्टिविटी, लोअर लेवल ऑफ इनकम, वेजेस क्या होंगी? जनरेट कम होंगी, एंड देन पॉवर्टी विल बी मच मोर हाई। दिस इज द प्रॉब्लम। लोग ज्यादा इन्वॉल्व है काम में, बट उनका इतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकल के आ रहा पैसे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। एंड देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। क्यों वुमेन रूरल एरियाज में पार्टिसिपेट करते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो छोटे छोटे काम में एंट्री कर लेती हैं विदाउट एजुकेशन। ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं मिलना, एजुकेशन नहीं की हुई तो कैसा काम मिलेगा? यू कैन अंडरस्टैंड। वेज रेट भी क्या होगी? कम होगी। एंड देन फाइनली वो ऐसा करती क्यों है? बिकॉज गरीबी ज्यादा है, और ओवरऑल इंडिया की बात करें गरीबी बहुत ज्यादा है, तो गरीबी में थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि हेल्प करने के लिए अपनी फैमिली को, तो वो सोचते हैं कि चलो पढ़ाई तो की नहीं है, थोड़ा बहुत काम ही कर लेते हैं, तो कुछ पैसे आएंगे तो एटलीस्ट घर में कुछ सामान जो है वो खरीद के ला सकती हैं। तो इस वजह से वुमेन पार्टिसिपेट करती है। ओवरऑल देखा जाए तो हमने कोई भी डेटाबेस अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमने उस डेटा की ऑब्जर्वेशन से अपने पॉइंट्स निकालने हैं। आपने कोई क्रैमिंग नहीं करनी, आपके डेटा से आपके पॉइंट्स जो है वो इजिली निकल सकते हैं। आप डेटा को भी शो कर सकते हो और देन उनके पॉइंट्स को भी क्या है बता सकते हो। नाउ अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री। कई बार ना वुमेन वर्कर का अंडर एस्टिमेशन भी होता है। आप खुद समझो, आपको घर में खाना कौन बना के देता है? आपके मदर बना के देते हैं या ग्रैंड मदर बना के देते हैं। ओके, घर की सफाई कौन करता है? एक्सट्रीम केसेस में देखो जिनके घर पे मेड नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है मदर करती होंगी। देन उसके बाद कपड़े कौन वॉश करता है? ऑब्वियस ही बात है फीमेल्स, मेजोरिटी केसेस में, कई जगह पे मेल्स भी करते होंगे। ओके, देन बर्तन कौन धोता है? क्या उनको पैसा मिलता है उस चीज का? सारे के सारे काम किए जाते हैं। अगर मान लो सपोज आपने घर का खाना बनवाना है, आपके मदर ने खाना बना रहे, आपने कोई शेफ रखा हुआ है, तो शेफ को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू आप मेजर कर सकते हो नहीं कर सकते? यार 10,000 रुपए देते हैं मंथली शेफ को, शेफ हमारा खाना बना के चला जाता है, ये चीज है। पर अगर मान लो सपोज हम अपने मदर को पैसा देना शुरू कर दे, देन हम कहेंगे ना कि उनका एस्टिमेशन हो रहा है वर्कर के केस में, बट ऐसा नहीं होता। अब इस केस में देखो मदर घर में क्लीनिंग कर रही है, बट क्या उसको वर्कर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा? आंसर इज नो। फीमेल है, वो दुकान पे जा रही है, 2 घंटे मान लो दुकान पे बैठ रही है अपनी, उसको उसका कुछ नहीं पैसा मिल रहा, तो क्या वो वर्कर कंसिडर की जाएगी? आंसर इज नो। रूरल एरियाज में फीमेल जो है वो फार्म पे जा रही है अपने हस्बैंड की हेल्प करने, बट उसको उसका कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा, क्या उसको वर्कर कंसिडर किया जाएगा? आंसर इज नो। ये अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स, और इसका भी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई ने पूछा हुआ है। वाई सो? बिकॉज दे आर नॉट पेड, और उनकी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वुमेन जो है वो लगातार फैमिली फार्म में सर्विसेज देती है या फैमिली बिजनेस में सर्विसेज देती है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज नॉट कंसिडर्ड एज वर्कर्स बिकॉज दे आर नॉट इवन पेड, अनपेड होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। डेटा आ गया, अब ये डेटा है। ओके, अब डेटा को रट्टा नहीं मारना, नहीं मार सकते आप डेटा को रट्टा। क्वेश्चन क्या बन के आएगा? अगर क्वेश्चन आएगा भी ना तो ये ग्राफ जो है वो सीबीएसई ने दिया होगा आपको क्वेश्चन में। क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। प्राइमरी ब्लू से किया हुआ है, सेकेंडरी है ऑरेंज से, और टर्शरी जो है वो ग्रे में किया हुआ है। फाइन। प्राइमरी में कितने लोग हैं? 44.6%, सेकेंडरी में 24.4 है, टर्शरी में 31%। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है? हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना है। ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे है? प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों डिपेंडेंसी है प्राइमरी सेक्टर पे? बिकॉज रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में काम है प्राइमरी सेक्टर का मोस्टली, मोस्ट ऑफ द वर्क जो है प्राइमरी सेक्टर का। इस वजह से जो है प्राइमरी सेक्टर में काम ज्यादा है। काम जितना ज्यादा है, क्या आउटपुट भी उतना ज्यादा है? क्या वेजेस भी उतनी ज्यादा है? आंसर इज नो।
हम काम तो बहुत कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, बट उतना ज्यादा आउटपुट नहीं क्रिएट कर पा रहे। मैंने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में आपको समझाया था कि जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है ना हर साल का, वो 2% है। काम हो ही जा रहा है बट इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही। अगर ये 7-8% के अराउंड हो गया ग्रोथ किसी भी तरीके से क्या, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे देश का जीडीपी 9-10% तक पहुंच जाएगा, जो कि डबल डिजिट में पहुंचने के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट हमें चाहिए। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में लोग इतने ज्यादा काम क्यों करते हैं, बिकॉज जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए इतनी ज्यादा, तभी तो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए, और सेकेंडरी सेक्टर जो है और पीछे है। वो किससे पीछे है, टर्शरी सेक्टर से। यू नो अबाउट व्हेन कम्स टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन, हमारे देश में टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 50 से 60% के अराउंड हमारे देश का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर के थ्रू हो रहा है। टर्शरी सेक्टर जिसको कहें ना, टॉर्च बियरर है हमारी जीडीपी का। बल्कि होना क्या चाहिए था, अगर हम किसी भी डेवलप्ड कंट्री का केस स्टडी पढ़े तो डेवलप्ड कंट्री के केसेस में जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो टॉर्च बियरर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। और सेकेंडरी भी तभी डेवलप्ड होगा जब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो पहले डेवलप्ड हुआ होगा। तो प्राइमरी को अच्छे से डेवलप करके हम सेकेंडरी पे मूव करेंगे, और सेकेंडरी से मूव करके हम टर्शरी पे मूव करते हैं। इसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। पर हमारा जो प्राइमरी है, आपको समझ पता ही है कि कितने हालात बुरे हैं। अगला डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं अब अर्बन वर्कर्स और जो रूरल वर्कर्स हैं। तो अगेन टर्शरी सेक्टर में अर्बन वर्कर्स कितने हैं, 59.1, मतलब शहर के लोग कितने हैं, 59.1। सेकेंडरी में कितने हैं, 34.3, और प्राइमरी में कितने हैं, 6.6। अब प्राइमरी में बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं होती। रूरल में टर्शरी सेक्टर में कम है, सेकेंडरी में भी कम है, और सबसे ज्यादा कहां पे है, प्राइमरी सेक्टर में। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया दे आर इन प्राइमरी सेक्टर, ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर जो है वो रूरल एरिया के लोगों को काम देता है। बिकॉज ऑफ मोर एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज आर देयर इन रूरल एरियाज, दैट इज वाई जो ज्यादा लोग हैं वो काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ये ऑब्जर्वेशन बेसिस पे करना है हमने। और अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम क्यों करते हैं, इसका भी आंसर पता होना चाहिए। बिकॉज अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर के रिलेटेड काम है, जॉब्स है वहां पे, इंडस्ट्रीज है, बैंक्स है बहुत बड़े बड़े, वहां पे काम मिलता है, सर्विस सेक्टर का काम ज्यादा होता है, इस वजह से टर्शरी सेक्टर में लोग जो है वो ज्यादा काम करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो अगर हम टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करें तो मेल जो है वो टर्शरी में कितने हैं, 32.8 है, सेकेंडरी में 26.5 है, और प्राइमरी में कितने हैं, 40.7। एंड व्हेन इट कम्स टू फीमेल 25.2, 17.7 एंड 57.1। अब इसमें भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि विमेन जो है वो क्यों प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि वुमेन एजुकेटेड कम है, तो इसी वजह से वो लो पेड जॉब्स में क्या है चली जाती है। लो पेड जॉब्स है उनको प्राइमरी सेक्टर में अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में काम करना है तो टर्शरी सेक्टर में काम करने के लिए तो आपके पास एजुकेशन जो है होनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल जो है होना चाहिए, तभी आपको टर्शरी सेक्टर में काम मिल सकता है ज्यादा तौर पे देखा जाए। सेकेंडरी के केस में भी वैसे ही सिनेरियो क्रिएट होता है। इस वजह से जो रूरल एरियाज में विमेन है वो ज्यादा काम करती हैं, वो पॉवर्टी की वजह से भी काम करती है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी काम करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी काम करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन। रीजन के बेसिस पे देखते हैं। तो अर्बन में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो 38% है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो 47% है, और 15% जो है वो कैजुअल वेज लेबरर्स है। रूरल में 58% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 13% जो है रेगुलर सैलरीड है, और 29% कैजुअल वेज लेबरर्स है। और ये क्वेश्चन जो है वो यूजुअली पूछा जाता है, ये वाला रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड बहुत बारी पूछा गया है। Why majority of the regularly salaried employees are there in urban areas? अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड रूरल एरिया के केस से ज्यादा क्यों होते हैं?
पहली बात समझो, अर्बन एरिया में एजुकेशन का एक्सेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे जॉब्स क्रिएट करने के लिए कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फाइन, बैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उसके बाद काफी सारे रूटीन वर्क करने के लिए जो रेगुलरली जॉब्स, जैसे स्कूल्स बड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बड़े होते हैं, तो तभी तो जो है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होंगे, बिकॉज वहां पे जॉब क्रिएशन है। और रूरल एरिया में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, तो इसी वजह से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड रूरल एरियाज में जो है कम है, अर्बन एरियाज में ज्यादा है। पर रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा है। अब इसका भी आंसर क्या बनेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा इसलिए बिकॉज एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल हमने पढ़ा था ना, कि ऐसे बंदे जो खुद को काम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फार्मर इज वन ऑफ सच काइंड। एक और डेटा है जो रहता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय जेंडर, जेंडर के बेसिस पे मेल और फीमेल बराबर है 52%, 52%। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें 21% रेगुलर सैलरीड में है, यहाँ पे मेल जो है वो 24% है, और 27% जो है वो कैजुअल वेज वर्कर्स है, और 24% मेल जो है वो कैजुअल वेज वर्कर्स है। तो ये बराबर सा एक किस्म से चल रहा है काम। अब इससे कि ये क्वेश्चन बनता था कि व्हाई मोर मेल पॉपुलेशन इज रेगुलर सैलरीड एज कंपेयर टू फीमेल, तो उसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि मेल को एजुकेशन का प्रेफरेंस दिया जाता है, फीमेल को एजुकेशन का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक ऑब्जर्वेशंस को पढ़ो, और बेसिक ऑब्जर्वेशंस पढ़ने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, देखो फीमेल एजुकेशन फर्स्ट थिंग, दूसरी चीज मेल को एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, ये तो एजुकेशन वाला एस्पेक्ट हो गया। रूरल एरिया में जॉब्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर है, इस वजह से वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अर्बन एरिया में जॉब्स रेगुलर सैलरी के लिए ज्यादा क्यों है, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको इसलिए जॉब्स मिलता है। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, कैजुअल जो है वो भी बहुत ज्यादा है, वो मैंने इसलिए यहाँ पे कवर नहीं किया बिकॉज अगला टॉपिक जो होगा हमारा कैजुअल वर्कर्स को लेके बहुत डिटेल में होने वाला है। पर उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो है जॉबलेस ग्रोथ। अब ये जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है हमारे देश का जो जीडीपी है वो तो इंक्रीज हो रहा है बट जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। दिस इज व्हाट जॉबलेस ग्रोथ इज। ओके, देखो देश का अगर जीडीपी अगर हमने बढ़ाना है तो दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा दो। एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा नहीं पा रहे, 1991 के बाद टेक्नोलॉजी देश में ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। ऐसा क्या होता 1991 में, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जिससे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन की होने की वजह से हमारे देश में काफी सारी एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है काफी ज्यादा आई। अब मल्टीनेशनल कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है, ये कौन सा सरकारी कंपनीज है, मेजोरिटी एमएनसीज आर प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज किसी का भला तो ना करेगी, वो क्या करेगी, उनको तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। और प्रॉफिट कब कमाएगी वो, जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम कैसे होगी, अगर वो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। तो व्हाई देयर इज मोर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, बिकॉज आवर ग्रोथ प्रोसेस इज हाईजैक्ड बाय एमएनसीज एंड दे रिलाई मोर ऑन टेक्नोलॉजी रेदर देन ग्रेटर यूज ऑफ मैन पावर। और इंडिया जैसी एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज हमारे पास लेबर ज्यादा है बट फॉर ग्रोथ पर्पस व्हाट वी आर डूइंग, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ बढ़ी जा रही है पर जॉब्स जो है वो ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही। दिस इज द प्रॉब्लम, और ये है हमारी जॉबलेस ग्रोथ। नाउ मैंने आपको कहा था मैंने कैजुअलाइजेशन को छोड़ा है, कैजुअल वर्कर्स को छोड़ा है। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डेडिकेटेड है रिगार्डिंग कैजुअल वर्कफोर्स। तो सबसे पहला हमारे पास है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो टेम्परेरी काम है, टेम्परेरी वर्कफोर्स है, जिसको हम कैजुअल वर्कफोर्स भी कह देते हैं, वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू परमानेंट वर्कफोर्स। दिस इज द पॉइंट। तो इसमें दो तरह के देखो होते हैं एम्प्लॉयमेंट, दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, वन इज फॉर्मल सेक्टर और सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे वर्कर्स को फॉर्मल वर्कर्स भी कहा जाता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे मान लो बैंक हो गया, इंश्योरेंस कोई कंपनी होगी,
या फिर कोई स्कूल हो गया, या फिर कोई हॉस्पिटल हो गया। इसमें ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में होते हैं, और यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और इनको सारे सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स आपको बता दिए, पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और वर्कर्स को क्या कहा जाता है, फॉर्मल वर्कर्स। और एक और नंबर के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, जिस सेक्टर में 10+ लोग काम करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और इसमें वो लोग होते हैं जो 10 से कम लोग हायर करते हैं। एग्जाम्पल फार्मिंग या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी को कोई भी किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे फार्मर है, मान लो सपोज फार्मर ने लेबर बुलाई, वीट की हार्वेस्टिंग होनी है, लेबर बुला ली, लेबर रेडी है, जितना भी होगा उनको जो पैसा है पैसा मिल जाएगा। क्या उसके बाद कोई सोशल सिक्योरिटी है? नहीं है। इनू कहते ठेका मिलना, कि लेबर नो ठेका दे देता एंड देन वर्क इज ओवर। आपका जितना काम है काम करो, पैसा लो और जाओ, हम उसके अलावा आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते। दुकान में भी ऐसे, करियाना स्टोर पे मान लो कोई पर्सन काम कर रहा है, तो करियाने वाले जो बंदा होगा वो उसको सैलरी बैंक में थोड़ा देगा, कैश में दे देगा, ये ले भाई कैश ले ले। क्या उसके लिए इंश्योरेंस कराएगा? वो नहीं कराएगा। क्या उसको वो पेंशन लगा के देगा? नहीं लगा के देगा। क्या उसको वो ग्रेचुटी देगा? कुछ नहीं देगा भाई, उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें इन वर्कर्स को, तो हमारे पास एक डिफरेंस आता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो प्लेस ऑफ वर्क फॉर्मल वर्कर्स की कहां पे होती है? फॉर्मल सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा। प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। इनफॉर्मल वर्कर ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ये मैंने 2 इमेजेस लगाई हुई, इन इमेजेस से आपको क्लियर हो सकता है। वो देखो बंदा फॉर्मल वर्कर वाला, सूट बूट पहन के, वॉच वूच लगा के अपना बैग लेके जा रहा है काम करने के लिए। और इस केस में बंदा क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यस इनको मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट्स, बट उनको क्या सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं? आंसर इज नहीं मिलते। ट्रेड यूनियन, यस फॉर्मल वर्कर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, इनफॉर्मल वर्कर ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। लेबर लॉ, यस इनको प्रोटेक्ट किया जाता है लेबर लॉ के थ्रू। कैसे कैसे लेबर लॉ? मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जिनके लिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बट इस केस में कोई भी लेबर लॉ अवेलेबल नहीं है इनफॉर्मल के केस में। और वल्नरेबिलिटी, दे आर लेस वल्नरेबल एंड दे आर मोर वल्नरेबल। जब ना कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा जो वर्कर्स निकाले गए थे काम से, वो इनफॉर्मल वर्कर्स ही थे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मल वर्कर्स पे इंपैक्ट नहीं होता, फॉर्मल्स भी निकाले गए थे, बट इनफॉर्मल्स को ज्यादा क्या है ना, तलवार लमकदी पई है गर्दन ते। वो तलवार किना दे लमकदी सी, वो तलवार लमकती थी इनफॉर्मल वालों को। फॉर्मल वाले के ऊपर ज्यादा कुछ लोड जो था वो नहीं था। और इसी वजह से ना जो इनफॉर्मलाइजेशन है वो क्यों क्रिएट हुई है, उसका क्या कारण था? तो पहला देखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमने ना सोचा कि हम ना मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम बराबर इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। पर हमारा जो टिल्ट था वो क्या था? सोशलिस्ट था। हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते थे। हमारी जो प्लानिंग थी 1951 में लॉन्च हुई थी, और प्लानिंग में हमने कहा था कि हम फॉर्मल सेक्टर के काम को ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब जिसमें वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते रहे। हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी भी यही थी। बट 1991 में क्या हुआ? हमने इकोनॉमी ओपन की, दरवाजा खोल दिया इकोनॉमी का, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में आई। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में आएंगी तो आप खुद समझो, वो समाज सेवा तो करने नहीं लगी, वो क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट उनको तभी ज्यादा मिलेगा जब वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स से काम लेंगे, क्योंकि फॉर्मल के केस में अल्टीमेटली क्या होगा? फॉर्मल के केस में उसको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगी। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी, उसका नुकसान जो है वो उस एम्प्लॉयर को ज्यादा होगा। इस वजह से इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़ेगी। और अगर 2009 से 2012 का डेटा देखें, टोटल वर्कफोर्स अगर मान लो हमारी 473 मिलियन की है, तो इसमें 30 मिलियन जो है, ऑलमोस्ट 6% है, वो क्या है? हमारी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। और
94% जो वर्कर्स हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर हाईली वल्नरेबल। कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं, जब जॉब से निकाल दिया काम खत्म, उनके पास कुछ पैसा नहीं है बचने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और साथ ही साथ अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो इन 30 मिलियन में से जो मेल है वो है 24 मिलियन और जो फीमेल है वो कितनी है, 6 मिलियन है। और यहाँ पे अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो मेल है 310 मिलियन मतलब 31 करोड़ और फीमेल है 133 मिलियन, दैट मीन 13.5 करोड़ के अराउंड जो है फीमेल इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग होते हैं ना वो हाईली वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को कहती है कि आप इनिशिएशन लो, कि आप मॉडर्नाइज करो सेक्टर्स को, आप ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आए हमारे देश में, ताकि जो इनफॉर्मल वाले बंदे हैं अकोमोडेट कर सके हम फॉर्मल सेक्टर के काम में। इनफॉर्मलाइजेशन कैजुअलाइजेशन का एक कारण बनती है। कैजुअलाइजेशन मतलब कच्चा काम, पक्का काम नहीं मिलना। अगर हम डेटा को स्टडी करें तो 1972-73 में 20 से 25% है 23% के अराउंड जो थे लोग कैजुअल जॉब्स में काम कर रहे थे। 84 में तकरीबन 29% था, उसके बाद ये 32% हो गया, फिर 30% है और फिर कितना हुआ 25% के अराउंड जो वो हो गया। मतलब ग्राफ जो है हमारा ऐसे जा रहा है, कम भी हो रहा है। पर परसेंटेज पे कंफ्यूज मत हो, ओवरऑल वर्कफोर्स भी बढ़ा है हमारा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है हमारा। तो फिर भी अगर हम नंबर्स में इसको कैलकुलेट करें, मान लो सपोज यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन जो था वो 1000 का था, यहाँ पे आके पॉपुलेशन हमारा कितना हो गया 2000 का हो गया। 2000 का 32% कितना बन जाएगा, तकरीबन 640 बंदे बन जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आके ऑल्दो हमारा परसेंटेज कम हो गया, लेट्स से हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे आके 3000 का हो गया, 1000 और बढ़ा दिया। तो अगर मैं 1000 मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, ये वर्किंग पॉपुलेशन की कहानी समझो, तो ये कितना बन जाएगा 750। तो 750 वर्कर्स अभी भी क्या है हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें ये मैंने आपको समझाने की बात की है कि अगर परसेंटेज चाहे हमारा कम हुआ है बढ़ने के बाद, बट पॉपुलेशन भी तो बढ़ा है, काम करने वाले लोग भी तो बढ़े हैं, तो अगर मैं उसको परसेंटेज से कंपेयर करूं फिर भी नंबर जो एक्चुअल में आएगा वो ज्यादा ही आएगा। नेक्स्ट वन, ये क्या रिवील करती है फिगर्स? तो बल्क ऑफ हमारे जो लोग हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। मेजोरिटी लोग कहाँ पे काम करते हैं? फार्म पे काम करते हैं। फार्म मतलब एग्रीकल्चरल फार्म में काम कर रहे हैं। बट एग्रीकल्चरल फार्म में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि बंदा एक्चुअल में काम तो कर रहा है बट उसकी हेल्प से कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं क्रिएट हो रही। एक खेत है, एक खेत में एक बंदा काम कर सकता है, पर उसका भाई कह रहा है मैंने भी काम करना है, तो वो कहता है चल भाई आजा काम कर ले तू भी, बट उसके भाई के आने से कोई प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका भाई क्या हो गया? डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हो गया। अब ऐसे लोग क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं। अर्बन एरियाज में ऑलरेडी बुरे हाल है, अर्बन एरिया के लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अब जब अर्बन एरिया के जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई है, रूरल एरिया के लोगों को क्या जॉब मिलेगी? तो इस वजह से जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो ज्यादा क्रिएट होता है, बिकॉज उनको रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती। देन सिटीज में जाके व्हाट दे विल डू, ऑटो चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, छोटे छोटे और जॉब्स करेंगे। इसकी वजह से कैजुअलाइजेशन हमारा क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट उनको काम ही नहीं मिल रहा। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रूरल एंड अर्बन। तो रूरल में हमारे पास डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, और अर्बन में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो सबसे पहले डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। ये खेत है, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये ए है और ये इसका भाई बी है। ए अकेला इस फार्म पे काम कर सकता है और फार्म पे काम करने के बाद वो 100 kg वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। बी कहता भाई मैं बेला हूं, मेरे को भी काम करना है, तो बी को वो ए कहता चल आजा काम पे, मेरा हाथ बढ़ जाएगा। पर बी के आने के बाद अभी भी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है वीट की? 100 kg है।
तो क्या बी जो है वो फ्रूटफुली एम्प्लॉयड है उस काम पे? आंसर इज नो। तो उसको क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब आर मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश दैट जॉब। जरूरत से ज्यादा लोग काम पे होना, और वो एक्स्ट्रा बंदा क्या रहेगा? अनप्रोडक्टिव रहेगा। और ऐसा क्यों? एक तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है, काम उतना ही है, फैमिलीज ज्यादा है, तो वो बंदा कहता है मैं भी काम पे लग जाऊं। ये अर्बन एरियाज में होता है। अब मान लो एक शॉप है, फादर काम कर रहा है, फादर के काम करने से शॉप पे अच्छा खासा काम हो रहा है, बेटा कहता है मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ, दुकान पे बैठ जाता हूँ। बेटा दुकान के काम को बढ़ा नहीं रहा, या तो बढ़ाए फिर कहेंगे फ्रूटफुली एम्प्लॉयड है, काम बढ़ा नहीं रहा, जितना काम है उतना ही रख रहा है, तो वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हो गया। और मोर ओवर एग्रीकल्चर के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है रूरल एरियाज में, जैसे कि हमने कैजुअलाइजेशन वाला पिछला पॉइंट पढ़ा, तो इस वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एज यू नो एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल एक्टिविटी है। सीजनल एक्टिविटी है क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन गैप देखने को मिलता है बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मैंने रूरल डेवलपमेंट वाली वीडियो में बताया था कि जैसे फार्मर है, वीट को कल्टीवेट किया अक्टूबर एंड में, नवंबर स्टार्टिंग में, उसके बाद हार्वेस्टिंग होगा अप्रैल में जाके, तो 5 महीने के टाइम में कई मेजोरिटी, चाहे वो फार्मर है चाहे वो लेबर है, वो क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। तो उस सीजन के दौरान अगर वो कोई और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री नहीं कर रहे, हॉर्टिकल्चर नहीं कर रहे, फिशरी नहीं कर रहे, तो वो बेरोजगार रहेंगे। अब बेरोजगार रहेंगे तो डेफिनेटली उनको क्या प्रॉब्लम होगा? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा। और काफी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो सीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शुगर केन क्रशिंग, आज के टाइम पे शुगर केन क्रशिंग चल रही है, या ब्रेक केलन, ईंटों के भट्टे जो होते हैं वो भी सीजनल काम कराते हैं, वो भी पूरे साल नहीं चलते, बिकॉज ईंटों के भट्टे का मेजर काम कब खत्म होता है? जब बारिश आने स्टार्ट हो जाती है। बारिश के टाइम पे कच्ची ईंट नहीं बन सकती, तो उस टाइम पे बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से ऐसे लोग जब सीजन आता है तो काम मिल जाता है, जब ऑफ सीजन होता है तो काम से निकाल दिए जाते हैं। नाउ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसे लोग आते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जैसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, हर वो इलिटरेट पर्सन जो विलिंग है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, लाइक माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, अनएम्प्लॉयड है, जिसको काम नहीं मिल रहा। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, कंसेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया, शहरों में ज्यादा इंडस्ट्रीज है, रूरल एरिया में तो इंडस्ट्रीज कम है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होने की वजह से लेबर को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हम इन इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। बेचारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा खासा पैसा लगा के पढ़ाई पूरी करता है अपनी, बट जब उसको काम ना मिले तो वो मेंटली डेफिनेटली स्ट्रेस्ड रहेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं, इसकी वजह से एजुकेटेड बंदे भी बढ़ गए हैं। देखो हाई स्कूल है, भर भर के जो लोग हैं निकल रहे हैं, बट जॉब सेंटर्स पे जा रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा। और ये फोटो पूछी जा सकती है आपको एग्जाम्स के टाइम पे। प्लस डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं जो क्रैमिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन एक्चुअल एफर्ट्स को। जैसे 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा चतुर रामलिंगम, जो रट्टा मारने पे ज्यादा ध्यान देता था, उसको चीजों को समझने पे कम ध्यान देता था। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है बहुत ही कम है। ओके, सो ये देखो इन्होंने डाटा दिया है 33.32% एजुकेटेड यूथ जो है वो कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड है। और अगर एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड होगा तो कहते हैं वेला दिमाग शैतान दा घर हुंदा है। कहावत है बहुत ही अच्छी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो क्या करेगा? किसी ना किसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी में रहेगा। ओके, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है अगर काम ना मिले। फाइन, कॉजेज भी देख लेते हैं क्या है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी जिस स्पेस से इंडिया का बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देयर इज अ टसल, लोग ज्यादा हैं, जॉब्स कम है, तो कुछ जॉब्स के लिए काफी सारे लोग फाइट करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, डिटेल में बता दिया। इरिगेशन की फैसिलिटीज कम है, पिछले चैप्टर्स में कवर कर दिया, कुछ ज्यादा खास इसमें बताने वाला है नहीं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है जिसके वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होगा? एक किसान है, उसके 10 खेत हैं, आगे उसके 4 बेटे हैं, तो 2.5 खेत, 2.5, 2.5, 2.5 बट के खेत,
अब मान लो फर्दर उसके भी 2-2 बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो कहाँ से कितने खेत बचेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नाउ डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हमारी कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया था कंप्लीटली। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग की हैबिट हमारे देश में बहुत कम है, लोग सेव नहीं कर पाते, अगर सेव करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि उनका पैसा जो है वो मैक्सिमम रिटर्न कहाँ पे दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कई लोग ना बिलीव करते हैं कि यार एफडी में पैसा जमा करा देते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ दी जो क्योंकि एफडी पहले ना बहुत ही लिक्विडेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देती थी, 12% का भी एफडी रिटर्न देती थी, बट अभी दे रही है 6.5%, 7% का रिटर्न। लोगों को लगता है एफडी में पैसा जमा कराना सेफ है, बट अल्टीमेटली है क्या, इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, एफडी आपको कितना रिटर्न दे रही है, 6.5%। आपको लगता है आपका पैसा 6.5% से बढ़ गया, बट इन्फ्लेशन ने 6% से उसको कम कर दिया, अल्टीमेटली आपका रियल ग्रोथ कितना रहेगा, 0.50% का। तो 0.50% की ग्रोथ लेके क्या कर लोगे तुम लोग, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा कमी है। आई गेस तो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज इंक्लूड हो जानी चाहिए ताकि बच्चों को शुरू से पता लगे। मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत कम है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूव कर पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बंदा पढ़ लिख गया, काम है नहीं, तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर विला रहेगा ना, लॉस ऑफ आउटपुट, जहां से हमें आउटपुट क्रिएट हो सकती थी जिससे हम प्रोडक्टिव काम करा सकते थे, वो बंदा गया वहां से। कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, पैसा नहीं मिलेगा लोगों को, पैसा नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते वो। लो प्रोडक्टिविटी, काम नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी पुअर, बहुत ज्यादा पुअर है क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाएगी, पैसा नहीं है तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ सकते हो। ग्रेटर इनइक्वालिटी, अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। सोशल अनरेस्ट, दंगे, देन चोरी, ड्रग्स का लेना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होंगे उतने ज्यादा फ्री होंगे वो, और फ्री माइंड फिर से मैंने बताया शैतान का घर है, कोई भी किसी भी जगह पे उनको लेके जा सकता है एंटी सोशल एक्टिविटी कराने के लिए। क्लास स्ट्रगल, हैव्स और हैव नॉट का स्ट्रगल रहेगा, हैव वाले बहुत खुश रहेंगे, हैव नॉट वाले बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे। जैसे गौतम सिटी बैटमैन में बताया गया था कि क्लास स्ट्रगल जो है वो चल रहा है, पैसा है तो बहुत ज्यादा अमीर बन रहे हैं, बट जो जिनके पास नहीं है बहुत ही ज्यादा पुअर लाइफ जो है वो बिता रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम से भी जरूरी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो सरकार को प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है पॉवर्टी की, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी कोरिलेटेड रहते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी भी है, और पॉवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, आपस में रिलेट करेंगे। तो सरकार की काफी सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इनिशिएट करती है ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, जो गवर्नमेंट्स है हमारी, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही है, जो करंट गवर्नमेंट रही है, मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इन्होंने इंडिया में काफी सारी पॉवर्टी, हार्ड पॉवर्टी जो वो खत्म की है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट देम। चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और ये मैं नहीं कहता, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कह रहा है, जो इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं, मेरे कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं प्रेज कर रहा हूँ इनकी। तो इनके जो प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से, मनरेगा 2005 में लॉन्च हुआ था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें रूरल एरियाज में 100 डे का मिनिमम जो है वो जॉब प्रोवाइड करना ही करना है, और 33% तो वुमेन को रिजर्वेशन है इसमें। बहुत पुराना है ये, बहुत ही फेमस है, और कोविड के टाइम पे तो इसने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में आया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था वो 2011 का है, लॉन्च हुआ। इसमें रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए काम जो है वो किया जाता है, और इसका नाम जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है कर दिया गया है। मैं ईयर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार मैथ्स के कॉलम में आ जाता है कि कौन सा जो स्कीम है, कौन सा पॉलिसी है वो किस साल आया था। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 2000 में ये लॉन्च हुआ था। अगर आप कभी भी किसी रूरल एरिया में लिंक रोड पे जाओ तो वहां पे उन्होंने लगाए होते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के होर्डिंग लगाए होते हैं। ओके, लोहे के होर्डिंग लगे होंगे, किसी रूरल एरिया में जाके देख लेना, जो सड़क जो है वो पीएम ग्राम सड़क योजना के अंडर आ रही है। अब इसमें भी सड़क बनेगी तो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक तो कनेक्टिविटी होगी, ऊपर से सड़क बनाने के लिए, उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लोगों को रेगुलरली बेसिस पे काम
मिलता रहेगा। अब कुछ नए जो इनिशिएटिव्स हैं, रिसेंट इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये 2020 में स्टार्ट किया था। आत्मनिर्भर भारत, जब कोविड आया था तो उस टाइम 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। किस लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था? कि जो इंडिया में जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई थी उस साल 2020-21 में, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ -6.8%, शायद 6.6% के अराउंड थे, मतलब नेगेटिव में थे। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट जो था वो किया गया था। देन पीएम मुद्रा योजना। अब जो पीएम मुद्रा योजना है, आई गेस ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसमें पीएम मुद्रा योजना में बेसिकली क्या है, लोन्स प्रोवाइड करने हैं। ओके, लोन्स प्रोवाइड करने हैं 10 लाख रुपए तक के, जिसमें तरुण, शिशु, किशोर, तो पहले शिशु आता है, देन दूसरे पे तरुण आता है, फिर किशोर आता है। 10 लाख तक के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे कैटेगरी वाइज। ओके, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट को लेके काफी ज्यादा इनिशिएटिव करना है। पीएम कौशल विकास योजना, स्किल को लेके काम किया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अर्बन एरियाज में, वो रूरल था, ये अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, आजीविका को जनरेट करने के लिए 2013 में लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कि इंडिया में प्रोडक्शन करो, जितनी ज्यादा आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे इतना ज्यादा इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगे। जैसे अब एप्पल की जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी शुरू हो गई है, तो उससे जॉब क्रिएशन होगा। काफी सारी चाइना से कंपनीज जो वो इंडिया में आ रही हैं, पर मेजोरिटी बेनिफिट आपको बताऊं, वियतनाम जैसी कंट्रीज लेके जा रही हैं इन सबका, बिकॉज हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करना है। फिर आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या है कि इंडिया की जो नई नई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको हम सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी, और तभी इंडिया में जो यूनिकॉर्न कंपनीज है वो क्रिएट हो रही है। यूनिकॉर्न कंपनीज वो ऐसी कंपनीज होते हैं जिनका जो वर्थ होता है वो $1 बिलियन से ज्यादा होता है, $1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है। तो 117 के अराउंड हमारी यूनिकॉर्न कंपनीज है, जो कि इन स्कीम्स की हेल्प से काफी ज्यादा क्या हुई है, बढ़ी है। तो ये कुछ था इस चैप्टर में। हमने डिटेल में समझा पहले बेसिक डेफिनेशंस को, उसके बाद डेटा स्टडी किया, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन पढ़ा, एंड देन हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा। सो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना ना। इस चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन प्रिपेयर वेल एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।